हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने आपको दो समुच्चयों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। हमने कहा था, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं उसको, कि यदि a इज इक्वल टू 1,2 है और b इज इक्वल टू a,b है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू किसके होगा? 1,a 1,b 2,a और 2,b। ये a क्रॉस b। और इसमें क्या एलिमेंट होंगे? एक एलिमेंट 1,a एक एलिमेंट हुआ, 1,b दूसरा एलिमेंट, 2,a तीसरा एलिमेंट और 2,b चौथा एलिमेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमने आपको ये भी बताया था कि अगर यदि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हों, m एलिमेंट्स हों, और सेट बी में n एलिमेंट्स हों, सेट बी में n एलिमेंट्स हों, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? mn एलिमेंट्स होंगे। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? mn एलिमेंट्स होंगे। ये मैंने आपको बताया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक बात कल हमने और आपको बताई थी, वो बहुत जरूरी है, जो हमने कल आपको बताया था कि यदि किसी सेट में, हमने बताया था कि यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n है। तो यानी यदि किसी सेट में अवयवों की संख्या कितनी है? n है। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 पावर n होगी। नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 पावर n होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो जो बातें आपको सिखाई गई थी उन्हीं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग आज जो बातें कल बेसिक बातें सिखाई थी उसी से आगे बढ़ते हैं और संबंध जानते हैं। तो बड़ी सीधी सी परिभाषा है संबंध की, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिलेशन। यदि ए और बी आर दो रिक्त समुच्चय हैं, ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, तथा तब आर ए से बी में संबंध कहलाएगा। आर ए से बी में क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। यदि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर रिक्त मतलब नॉन इम्पटी, रिक्त मतलब खाली और आ मतलब नहीं, नॉन इम्पटी। इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट्स, देन आर इज कॉल्ड a relation from A to B if R is the subset of A cross B। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी यदि A और B दो आरिक्त समुच्चय हैं, तो R A से B में क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा, यदि R सबसेट है A क्रॉस B का। अब इसको, यानी ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी जब हम परिभाषा उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण से आपको समझाएंगे तो आपको और स्पष्ट होगा। जैसे अभी हमने a इज इक्वल टू कितना लिया था? 1,2 लिया था। और b इज इक्वल टू हमने क्या लिया? v इज इक्वल टू हमने क्या लिया? a,b लिया। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या आया? a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या आया? 1,a 1,b 2,a 2,b आया। तो यहां से अगर हम r इज इक्वल टू लिख दें 1,a और 2,a, तो देखिए 1,a भी a क्रॉस b में मौजूद है और 2,a भी a क्रॉस b में मौजूद है। Therefore, R is the subset of A cross B।
इसलिए आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है। और चूंकि यहां पर आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, इसलिए आर ए से बी में क्या होगा, संबंध होगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया आर इज इक्वल टू 1 कामा ए 2 कामा बी, लिख दिया हमने और हमने पूछा क्या इस ए और बी के लिए आर संबंध है कि नहीं है। जी हाँ, निश्चित रूप से संबंध है, क्योंकि 1 कामा ए भी इसमें है और 2 कामा बी भी इसमें मौजूद है ए क्रॉस बी में। देयरफॉर आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आर ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो यहां पर ये आर भी ए क्रॉस बी का सबसेट है और यहां पर ये आर भी क्या है, यहां पर यह आर भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए ये भी रिलेशन है। अगर हमने S इज इक्वल टू लिख दिया, हमने 2 कामा ए कामा 2 कामा बी, ऐसा लिख दिया हमने। तो क्या हो गया 2 कामा ए और यहां पर फिर क्या हो गया 2 कामा बी, यानी यस क्या है, यस इज द सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी। एस किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस बी का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब एस ए से बी में एक क्या है, एस इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एस ए से बी में एक संबंध है। ये नहीं है कि रिलेशन को केवल आर से प्रदर्शित करना, इसलिए मैंने जानकर यहां पर एस लिया है। नहीं, आपको ये नहीं समझना कि रिलेशन है तो रिलेशन तो आर से होता है, इसलिए यहां पर सर आपने एस लिख दिया, तो ऐसा नहीं है। एक क्योंकि सबसे पहले डिफिनेशन रिलेशन का फर्स्ट टर्म आर, इसलिए यहां पर आर लिख दिया गया है समझने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि रिलेशन को केवल आप आर से ही डिनोट कर सकते हैं, किसी भी अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पर S इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर S इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यस ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, इसलिए S क्या होगा, ए से बी में एक संबंध होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अगर मैं लिख दूं कि S इज इक्वल टू 1 कामा बी 2 कामा ए और 2 कामा बी, तो क्या S ए से बी में एक संबंध है कि नहीं है? जी हाँ, निश्चित रूप से S ए से बी में एक संबंध है, एक रिलेशन है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्योंकि S के सभी अवयव ए क्रॉस बी में मौजूद हैं, इसलिए S ए क्रॉस बी का ए से बी में एक संबंध होगा। तो ये बात समझ कि यदि ए और बी दो आर एक समुच्चय हैं तो आर ए से बी में संबंध कहलाएगा, यदि आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इसका मतलब अगर हम ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो एक संबंध होगा, किसका, ए से बी में। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? ए क्रॉस बी का हम कोई भी सबसेट लें तो वो एक संबंध को प्रदर्शित करेगा ए से बी में। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जो बात हमने आपको सबसेट वाली बात बताई थी वो देखिए कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा कि अगर हमने कहा था कि अगर कोई सेट ए है और उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, m है, क्लियर हो रहा है, और कोई सेट बी है तो उसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। सपोज यहां पर तो 2 है लेकिन हम मान रहे हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, mn एलिमेंट होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, mn एलिमेंट होंगे। और ए क्रॉस बी क्या है, एक सबसेट है, सॉरी एक सेट है। ए क्रॉस बी एक सेट है और इसके जो एलिमेंट है वो किसके रूप में है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। ऑर्डर्ड पेयर आपको बताया गया था कि नहीं बताया गया था? तो ये जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी के किसके फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। और कितने एलिमेंट होंगे उसमें, mn। कितने एलिमेंट होंगे, mn। कब, जब ए में m एलिमेंट हो, बी में n एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, mn एलिमेंट होंगे। कितने अवयव होंगे, mn अवयव होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे यहाँ पर ए में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हो, यहाँ में बी में भी कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। तो अगर हम मान लें कि ए में कितने अवयव हैं, m अवयव हैं और
बी में कितने आयो हैं, एन आयो हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने आयो होंगे, एन आयो। ये बात कल आपको मैंने बताया था और मैंने अभी आपको समझाया है, कल भी समझाया था कि यदि किसी समुच्चय में, किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 पावर n होगी, बताया गया है। तो उसमें जो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 पावर n होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और अभी हमने क्या बताया कि जितने भी उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो एक संबंध है, कहां से कहां में, ए से बी में, ए से बी में एक संबंध है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ए क्रॉस बी के कितने अवयव हो गए, mn अवयव हो गए। अगर n एलिमेंट होते हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 पावर n होती है। तो अगर mn एलिमेंट है तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पावर mn हो जाएगी। देखा, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पावर mn। किसके उपसमुच्चयों की संख्या, ए क्रॉस बी के। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है, mn है। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या mn क्यों है, क्योंकि ए में अवयवों की संख्या m है, बी में अवयवों की संख्या n है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, mn होगी। और चूंकि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या mn होगी, इसलिए इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर mn होगी। और आपको बताया गया है कि जितने भी संबंध ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय होते हैं वो एक संबंध होते हैं, कहां से कहां में, ए से बी में। इसलिए ए से बी में संबंधों की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 2 पावर mn होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ आई कि नहीं आ गई। एक बार फिर से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, समझाते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने कहा ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या कितनी हो, m। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए कितनी हो, m हो। बी में अवयवों की संख्या कितनी हो, n हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू n। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, m इंटू n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू mn। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इसलिए ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, टू पावर mn। क्यों, क्योंकि आपको बताया कि किसी समुच्चय में जितने अवयव की संख्या होती है उसके लिए 2 पावर n का फार्मूला लगा दिया जाता है। यहाँ पर n के स्थान पर कितना है, mn, तो हो गया 2 पावर mn। क्लियर हो गया। और आपको ये बताया जा चुका है, क्या बताया जा चुका है, अभी पर समझाया है मैंने आपको कि ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय होते हैं वो क्या होते हैं, एक संबंध होते हैं, कहां से कहां में, ए से बी में। तो ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, 2 पावर mn। इसलिए ए से बी में संबंधों की जो संख्या होगी, ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 पावर mn। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि आप बेहतर ढंग से समझ जाएं इन चीजों को। ये बात क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। जैसे सपोज कीजिए कि a इज इक्वल टू हमने लिखा, a इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, a इज इक्वल टू लिखा हमने 1,2। b इज इक्वल टू लिख दिया हमने a। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू किसके होगा, 1,a और 2,a। 1,a और 2,a। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आ रहा बढ़िया से कि नहीं आ रहा है। चलिए आराम से समझेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी के सबसेट लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी के अगर समुच्चयों को लिखेंगे तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय कौन होंगे,
क्या है इसमें? 2 अवयव हैं। इसमें उपसमुच्चयों की संख्या जो पहला समुच्चय एक राशि का पहला उपसमुच्चय क्या होगा? 5। एक राशि का पहला उपसमुच्चय क्या हो गया? 5। दूसरा उपसमुच्चय क्या होगा? 1, A। तीसरा उपसमुच्चय क्या होगा? 2, I। और चौथा उपसमुच्चय क्या हो गया? 1, A और 2, A। क्लियर? तो यानी 5 एक रिलेशन है ए से बी में, 1, A भी एक रिलेशन है ए से बी में, 2, A भी एक रिलेशन है ए से बी में, और 1, A और 2, A भी एक रिलेशन ए से बी में। क्योंकि ये सारे सबसेट किसके हैं? ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय होंगे वो क्या होंगे? वो संबंध होंगे। कहां से कहां में? ए से बी में। अब देखिए, अब आप समझना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं कि यम के स्थान पर यहां पर कितना है? 2। ये में अवयवों की संख्या यम मानते हैं तो यम यहां पर 2 आया तो 2 हो गया। यन कितना हो गया? 1। अवयव की संख्या कितनी होगी? 1। तो टोटल एक राशि बी में जो टोटल अवयवों की संख्या आपको क्या बताया गया था? यम इंटू यन। यम की जहां पर 2 और यन की जहां पर 1, तो 2 1 के 2। यानी एक राशि बी में उपसमुच्चयों की एक राशि बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2। एक 1, A है और दूसरा 2, A है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सुना आगे कि नहीं आ गया? ये बात क्लियर? और कितने उपसमुच्चय निकले? 5, 1, A, 2, A और ये 4 उपसमुच्चय निकले। और आपको क्या बताया गया था? संबंधों की संख्या कितनी होती है? 2 पावर mn। बताया गया कि नहीं बताया गया? तो ये हो गया 2 और पावर mn की वैल्यू कितनी आई? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और 4 उपसमुच्चय आए कि नहीं? 1, 2, 3, 4। और ये चारों क्या है? संबंध है। कहां से कहां में? ए से बी में। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ गया नहीं आ गया? मुझे लगता है एकदम समझ में आ गया होगा। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। तो इस सब का जो निचोड़ निकल के आया वो क्या निकल के आया कि एक क्रॉस बी के जितने भी सबसेट हैं वो क्या है? एक संबंध है। कहां से कहां में? ए से बी में। बस सीधी सी बात है, सीधी सी एक लाइन है। मुझे लगता है एकदम स्पष्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी 5 भी एक संबंध है ए से बी में, 1, A भी एक संबंध है ए से बी में, 2, A भी एक संबंध है ए से बी में, और 1, A और 2, A यानी ये भी एक संबंध है ए से बी में। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए फिर से देखते, बढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने लिखा कि ए इज इक्वल टू, आराम से समझते चलेंगे, पूरा सब रखेंगे, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। आराम से समझेंगे, पूरी बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए और बी, ए इज इक्वल टू ए और बी, और बी इज इक्वल टू हमने लिख लिया 1, 2। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? A, 1, A, 2, B, 1 और B, 2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब अगर मैं लिखूं कि R इज इक्वल टू A, 1 एंड B, 1, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैं लिख रहा हूं R इक्वल टू A, 1, B, 1, तो A, 1 भी इसमें है और B, 1 भी इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ कि R सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। और जब R A क्रॉस B का सबसेट है तो R एक संबंध है किससे किसमें? A से B में। क्लियर हो गया? आगे अब
फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू लिखेंगे, तो ध्यान समझना, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत होगी बोलेंगे। अगर s इज इक्वल टू मैं लिखूं a कामा 2 और b कामा 1, तो a कामा 2 b में बिलोंग करता है और b कामा 1 भी बिलोंग करता है, देयरफॉर s इज आल्सो द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। s a क्रॉस b का सबसेट है, और अब जब सबसेट है तो s a क्रॉस a से b में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब हम और कुछ आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ आ गई होगी मुझे लगता है। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं a r1, देखिए a लिखा हुआ तो a लिखा, और यहां पर 1 लिखा हुआ 1 लिखा, और बीच में लिख दिया r, तो हम लिख सकते हैं यहां से ar1 कामा br1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बात समझ गई? यानी a का संबंध किससे है, 1 से है, और b का संबंध किससे है, 1 से है। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी में बेहतर समझ में आएगा। अंग्रेजी में लिखेंगे a इज रिलेटेड, और ध्यान सुनिएगा इस बात को, विद 1, a इज रिलेटेड विद 1 बाय द रिलेशन आर, बाय द रिलेशन आर। ध्यान सुनिए, a इज रिलेटेड विद 1, a संबंधित है 1 से, किस संबंध के द्वारा, संबंध 1 के द्वारा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात सुन में आएगी नहीं आएगी? हम क्या लिखेंगे इसको कि a इज रिलेटेड विद 1, a इज रिलेटेड विद 1 बाय द रिलेशन आर। फिर इसी तरह से देखिए b लिखा हुआ है, b का संबंध किससे है, 1 से है, तो हम क्या लिखेंगे कि v इज रिलेटेड विद 1 बाय द रिलेशन आर। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? लेकिन अगर यहां पर हो जाए, जैसे यहां पर क्या है, as2 है और bs1 है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि a इज रिलेटेड विद 2 बाय द रिलेशन s, यानी a का संबंध 2 से है, संबंध s के द्वारा। ये बात सुना रही है? यानी a क्रॉस b के लिए हम कई संबंध प्राप्त कर सकते हैं, और उन संबंधों को अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे यहां पर r लिख दिया, यहां पर s लिख दिया, कोई दिक्कत आपको? और कैसे लिखना है ये भी समझ में आ गया कि अगर एक r1 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे कि a इज रिलेटेड विद 1 बाय द रिलेशन r। यहां पे लिख देंगे as2 और bs1, a इज रिलेटेड विद 2 बाय द रिलेशन s। ऐसा भी लिख सकते हैं कि v इज रिलेटेड विद 1 बाय द रिलेशन s। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान सुनना, बहुत सी बातें आपको भी सीखनी। जैसे a कामा 1 r में है, तो a कामा 1 जैसे ये लिखा है, यानी ar1 हम लिखे या a कामा 1 बिलोंग्स टू r लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। यहां से बता रहा कि a कामा 1 r का एलिमेंट है, और अगर r एक रिलेशन है तो यही बात होगी कि a का रिलेशन किससे है, 1 से है, बाय द रिलेशन r। और वही बात, यानी आप किसी चीज को ऐसे रिलेट लिख सकते हो, यानी ar1 लिखिए या a कामा 1 बिलोंग टू r लिखिए। इसी तरह से आप लिख सकते हो कि जैसे as2 लिखिए या a कामा 2 बिलोंग टू किसके लिखिए, s लिखिए। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रही होगी ये बात। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पीड ठीक होगी मुझे लगता है। आज क्योंकि नया टॉपिक है इसलिए स्पीड को थोड़ा सा हमने स्लो कर दिया है। आगे बढ़े हम लोग, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जैसे फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे a कामा 1 है, a इज रिलेटेड विद 1 हो गया, v इज रिलेटेड विद 1। अब देखिए इसमें a कामा 1 है, b कामा 1 है, लेकिन b कामा 2 नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, v इज नॉट br2 लिखे और उसको काट दिया, कैंसिल। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि b इज नॉट रिलेटेड विद 2 बाय द रिलेशन r। क्या लिखेंगे, b इज
not related with 2 by the relation R। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात सुना नहीं आगे? या ऐसे भी ले सकते हैं कि B, 2 does not belong to R। ये बात समझ में आई कि नहीं आगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे लगता है ये बातें समझ में आपको आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए, ये जो बातें हमने आपको यहां पर लिखी, समझाई, उसको अब संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, आइए बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है संबंध एकदम क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही बात जो हमने यहां पर लिखा हुआ कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि, अब यही चीज को कैसे लिख सकते हैं कि यदि A और B दो आरिक समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट है, देन R इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम A टू B इफ, दूसरी तरह से हम इसको लिखें, अब दूसरी परिभाषा तो हम लिख सकते हैं कि इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यदि A और B दो आर एक समुच्चय हैं तथा तब R A से B में संबंध कहलाएगा यदि R इज इक्वल टू X, Y सच दैट X बिलोंग करता है A को और Y बिलोंग करता है B को, तभी तो संबंध हो गया। तभी तो R यानी R इक्वल टू किसके है? X, Y के, और जहां X किसको बिलोंग करता है? A को, और Y किसको बिलोंग करता है? B को, तो हम कहेंगे कि R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। यानी जो बात अभी हमने सबसेट के रूप में पहले बताई थी, वो चीज उसका ये भी मतलब हुआ कि नहीं हुआ? अब चलिए, अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, अभी फिर से हम देखते हैं। जैसे अभी हम लोग समझते हैं, समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा A इज इक्वल टू A, B, और B इज इक्वल टू हमने लिखा 1, 2, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू किसके होगा? वही बात जल्दी से लिख देते हैं, वो A, 1, A, 2, B, 1, B, 2। अब मैं लिखूं, आपसे कहूं कि R इज इक्वल टू A, 1 लिख दिया मैंने, और B, 2 लिख दिया, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये R A क्रॉस B में संबंध है, A से B में संबंध है कि नहीं है? तो आपका आंसर होगा S। इट इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, because all the elements of R belong to A क्रॉस B। R एक संबंध है A से B में, क्योंकि इसके दोनों A, 1 और B, 2 ये दोनों किसमें हैं? A क्रॉस B में, इसलिए R एक संबंध। अब देखिए ध्यान से, ये यानी ये संबंध है कि नहीं है? अब इसमें जो पहला एलिमेंट है A, और जो इसका इस पहले एलिमेंट को देखिए, A को देखिए और B को देखिए, तो इसके जो पहले एलिमेंट है A और B किसको बिलोंग करते हैं? A को बिलोंग कर रहे हैं। और इसके जो दूसरे एलिमेंट है 1 और 2, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? B को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और वही बात तो लिखी गई है यहां पर कि R इज इक्वल टू X, Y हो, और X यानी जो पहला एलिमेंट है इसका ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट हो किसको बिलोंग करता हो? A को, और दूसरा जो है B को बिलोंग करता हो, तो R क्या होगा? A से B में संबंध कहलाएगा। यानी जो बात मैंने R सबसेट A क्रॉस B के लिए बोला था, वही बात यहां पर भी लिखी हुई है।
तो ऐसा नहीं कि ये डिफिनेशन, एक डिफिनेशन ये भी हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि देखा आपने पहला एलिमेंट, इसके पहले देखो ए और बी को देखें, ए और बी किसमें है? ए में है, और 1 और 2 किसमें है? बी में है। Therefore, ये क्या हो गया? रिलेशन हो। अब बहुत लोग कौन रहे होंगे मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि सर जैसे अगर हम r इजकल टू, अब देखिए मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करता हूं, जो मन में है आपके उसको मैं बता रहा हूं कि जैसे लिखा हुआ a, 1 b, 1, तो अब आपके मन में आ रहा होगी सर a और b, इसके जो पहले एलिमेंट हैं वो तो a को बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें तो केवल 1 आया और b में 1 और 2 दोनों है, तो 2 तो इसमें आ नहीं रहा है, तो फिर तो ये डिफिनेशन गलत हो जाएगा। जी नहीं, गलत नहीं होगा। हमने यहां पर कहा कि y बिलोंग टू b, हमने नहीं कि सारे एलिमेंट, हमने ऐसा नहीं कहा है, हमने ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट b के सारे एलिमेंट इसमें हो, ऐसा नहीं कहा हमने कहा कि अगर होगा तो ये जो y होगा वो b में होना चाहिए। अब कौन वाला, इससे नहीं मतलब है एक बी का एक एलिमेंट है कि बी के 2 एलिमेंट हैं, बी के 3 एलिमेंट हैं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो किसको बिलोंग करना चाहिए? बी को। और जो यहाँ पर है 1 किसको बिलोंग करता है? बी को। यहाँ पर भी 1 किसको बिलोंग करता है? बी को। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। ये नहीं कि सर अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो। आपके मन में आ रही कि सर अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे आपने a, 1 लिखा, यहाँ पे b, 1 लिखा, तो क्या रिलेशन जो है रिलेशन तब तो इसका तो अलग हो रहा है लेकिन इसका अलग नहीं हो रहा है, तो ये तो रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें बस केवल आपको ये देखना है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करते हो और जो सेकेंड एलिमेंट है वो बी में बिलोंग करते हो, बस इतना ही देखना है। और उस स्थिति में वो क्या करेंगे, वो एक रिलेशन होगा। जैसे अभी और एकदम क्लियर कर दे रहा हूं मैं। अभी आप जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू हमने लिख दिया a, 1 और a, 2, तो a, 1 और a, 2, देखिए ये इसके सारे एलिमेंट a क्रॉस b में है कि नहीं है? और जब सारे एलिमेंट a क्रॉस b में हैं तो इसका मतलब है कि ऐसे एक रिलेशन हो गया क्रॉस b में। अब देखिए यहां पर केवल a ही a में बिलोंग कर रहा है और 1 और 2 किस में बिलोंग कर रहे हैं? b में। तो अब की बात b वाला मिल गया, b के सारे एलिमेंट मिल गए, एक भी मिले 2 भी मिले, इससे कोई मतलब नहीं। बस आपको यही कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट एलिमेंट a में हो और सेकेंड एलिमेंट b में हो, तो a से b में एक संबंध होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। संबंध क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी। जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि आपको पूछना ना पड़े। आगे बढ़े हम लोग। तो ये क्लियर हो गया, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब आर का डोमेन और रेंज की बात होती है। और रेंज तथा रेंज, डोमेन तथा रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। क्लियर? तो अभी हमने बताया कि आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। तो आर ए से बी में एक संबंध हो जाएगा। तो जो फर्स्ट set of first element is called
domain, and set of second element is called the range of the relation R. यानी फर्स्ट एलिमेंट के जो सेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन आर में, आर का डोमेन कहलाएगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो आर का रेंज में आएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं क्लियर हुई होगी तो फिर से समझते हैं। ए इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, विस्तार से। ए आर इजकल टू ए इजकल टू हमने ए कामा बी लिया, बी इजकल टू 1 कामा 2 लिया, ए क्रॉस बी इजकल टू ए कामा 1, बी का ए कामा 2, बी कामा 1 और बी कामा 2 लिया। ये लिया हमने, बार बार लिखना पड़ता है। चलिए ये बात क्लियर होगी। अब इससे हमने ले लिया आर, तो आर हमने ले लिया ए कामा 2 और बी कामा 1। तो इसके डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर अगर आपसे पूछा जाए तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट मैंने क्या, जो एक्स होगा वो डोमेन में आएगा। तो क्या हो गया, ए कामा बी, फर्स्ट एलिमेंट ए इसका और इसका फर्स्ट एलिमेंट बी, तो डोमेन ऑफ आर कितना हो गया, ए कामा बी। और रेंज ऑफ क्या होगा, रेंज ऑफ आर क्या हो गया, 1 कामा 2 या 2 कामा 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। यानी किसी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो किस में आएंगे, डोमेन में आएंगे, और जो सेकेंड एलिमेंट होंगे किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात समझ में आ गई नहीं है बढ़िया से, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब अगर इसी को हम जो है किसमें लिखना चाहें, जो है नोटेशन में, तो हम लिखेंगे कि डोमेन ऑफ आर आर का जो डोमेन है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू किसको, ए को। ऐसा भी लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ में क्या होगा, एक्स होगा, और एक्स क्या है, एक्स कामा वाई का फर्स्ट एलिमेंट है, और एक्स कामा वाई किसमें बिलोंग करता है, आर में, और जबकि एक्स किसमें है, ए में भी मौजूद है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसी तरह से रेंज ऑफ आर लिख सकते हैं आप। रेंज ऑफ आर क्या लिख सकते हैं, वाई सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर हुआ कि नहीं? y बिलोंग्स टू बी। या और बेहतर लिखना चाहे तो यहां पे लिख लें x कामा a, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। और यहां पर भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, यानी x a में है और y b में है। तो रेंज ऑफ r इक्वल टू y सच दैट x कामा y बिलोंग्स टू r, x इसमें a में है और y b में है। किसकी बात चल रही है, जब हम a से b में एक संबंध को प्रदर्शित करते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो वही बात हुई कि सेकेंड एलिमेंट किसमें आएगा, रेंज में आएगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है x वो किसमें आएगा, डोमेन में आएगा, जो यहाँ पर हमने उदाहरण के द्वारा आपको बता दिया, एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिया। तो जो बात मैंने इसको जो है रूल के फॉर्म में लिख दिया है, वही यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया है। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग करता है आर को, और एक्स इसमें है ए में, और वाई इसको बिलोंग करता है।
और रेंज ऑफ आर इक्वल टू वाई, दूसरा एलिमेंट, और फिर पूछेगा वाई किससे क्या है, तो आप कहोगे कि एक्स कामा वाई का संबंध किससे है, आर से। फिर पूछेगा एक्स किस में है, ए में, और वाई किस में है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। तो डोमेन ऑफ आर समझ में आ गया, रेंज ऑफ आर समझ में आ गया, क्लियर? कि कोई दिक्कत तो नहीं होगा मुझे लगता है। आगे बढ़े हम लोग, एक बार फिर से रिपीट कर दें। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस में आएगा, डोमेन में आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किस में आएगा, रेंज में। मान लीजिए सेट दिया हुआ नहीं, एक क्रॉस भी दिया ही नहीं हुआ, किससे किस में परिभाषित है, केवल यही दे दिया। सपोज कीजिए केवल यही दे दिया कि एक क्या है, ये कुछ भी नहीं दिया, ये दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, ये सब कुछ दिया ही नहीं। और आपसे कह दिया कि R इज इक्वल टू A कामा 1 और B कामा 2 दिया हुआ है ऐसे, और आपसे कहा है कि इसका डोमेन बताए, इसका रेंज बताइए। तो फट से अपना सेट दिया हुआ कि किससे किस में परिभाषित है, डिफाइन भी नहीं किया हुआ है कि R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, सीधे पूछ लिया कि ये एक रिलेशन है और इसका डोमेन बताइए और इसका रेंज बताइए। तो इसका डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ऑफ R हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट कौन हो गया, A और ये B, A और B, और रेंज ऑफ R क्या हो जाएगा, 1 कामा। तो मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अभी बहुत सी बातें सीखनी है आपको रिलेशन, और मुझे लगता है एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि अभी हमने बताया कि यदि R सबसेट है A क्रॉस B का, इफ R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यदि R A सबसेट है A क्रॉस B का, तो R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो R A से B में एक संबंध होगा। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी B के स्थान पर B क्या हो जाए, A हो जाए, नया, बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहां बहुत ध्यान देखेंगे, यानी B के स्थान पर B क्या हो जाए, A हो जाए। इफ R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो क्या R A से A में एक संबंध होगा कि नहीं होगा? जैसे यहां पर हम बोल रहे थे कि R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू A, अर्थात R A से A में संबंध है, R A से A में संबंध है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे R A पर एक संबंध परिभाषित है, या R इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन A, या R एक संबंध है जो A पर परिभाषित है। अब A से B में नहीं कहेगा, A से B पर नहीं कहेगा, बल्कि A से A पर कहेगा, या ऐसा बोल सकते कि R एक संबंध है जो A पर परिभाषित है। अगर इसी तरह से हो जाए R इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस B हो जाए, बहुत लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि R इज द रिलेशन फ्रॉम B टू B, अर्थात R एक संबंध है B से B में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि R एक संबंध है B पर, R एक संबंध है B पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर क्या बोले थे, A से B, अब यहां पर A पर या A से A पर, तो अब शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, A पर। अगर A क्रॉस A है तो A पर, और B क्रॉस B है तो B पर। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये बात सुनाई कि नहीं? तो यदि R सबसेट हो A क्रॉस A का, या B क्रॉस B का, या R सबसेट हो C क्रॉस C का, यानी ये जहां पर A और B और C है क्या, एक सेट है, तो यदि R सबसेट हो जाए A क्रॉस A का, B क्रॉस B का, या C क्रॉस C का, मतलब दोनों, यानी दोनों, जैसे यहां पर A और B अलग अलग सेट थे, लेकिन यदि दोनों सेट सेम हो जाए, ये दोनों सेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या होगा, तो रिलेशन तो होगा, लेकिन इस रिलेशन का नाम बदल जाएगा, और दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। उसे क्या बोलेंगे, द्विआधारी संबंध बोलेंगे, द्विआधारी संबंध। यानी
फिर आर सबसेट है ए क्रॉस ए में, या आर सबसेट है बी क्रॉस बी में, या आर सबसेट है सी क्रॉस सी में, देन इनका तो हम कहेंगे कि देन दैट इज रिलेशन इज बाइनरी रिलेशन। और हिंदी में क्या कहेंगे, ये कैसा संबंध है, द्विआधारी संबंध है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो द्विआधारी संबंध है, ये बात समझ नहीं है, यानी ये बात क्लियर हो गई। तो दो आधारी संबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा सम्मित संबंध। तीसरा संक्रमक संबंध। चौथा प्रतिसम्मित संबंध। पांचवा स्वतंत्र संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध, प्रतिसम्मित संबंध। और पांचवा तत्समक संबंध। ये 5 द्विआधारी संबंध है, इनके बारे में आपको जानना है और यहीं पर इसी पर आपको संबंध जो है पढ़ना भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अंग्रेजी में इसे क्या, ये सब कैसे रिलेशन है, ये सब द्विआधारी संबंध के प्रकार, इट इज टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन। द्विआधारी संबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। क्लियर? टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक। स्वतंत्र संबंध को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सम्मित संबंध को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। संक्रमक संबंध को क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव रिलेशन। परत सम्मित संबंध को क्या बोलते हैं? एंटी सिमेट्रिक संबंध रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और तत्समक संबंध को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध, तत्सम्मित संबंध और तत्समक संबंध। ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें इन्हीं के बारे में आपको पढ़ा, और जब ये आप पढ़ लेंगे तो सवाल अपने आप लग जाएंगे। कुछ भी छूटने वाला नहीं, निश्चिंत रहिए, भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, कुछ भी छूटेगा नहीं। और वो क्वेश्चन आपका छूट रहा है, आपके मन में कोई भी शंका होगी तो मुझे बताइएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। आप किसी भी चैप्टर को लगाए, किसी भी बुक से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव, ऐसा संबंध जो ये तीनों यानी स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रमक भी हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। यानी ऐसा संबंध जो तीनों हो, तीनों संबंध, यानी कि जो स्वतुल्य हो, ध्यान दीजिए यहां पर स्वतुल्य है और यहां पर तुल्यता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्वतुल्य और तुल्यता दोनों को एक ही बोल देते हैं, लेकिन बहुत अंतर है। तुल्यता संबंध वो संबंध है जो स्वतुल्य भी हो, जो सम्मित भी हो और जो संक्रमक भी हो। इस पर हम चर्चा करेंगे बेहतर ढंग से, क्योंकि यही तो मेन टॉपिक है हमारा। और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन
ये एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज इंट्रांसिटिव। एक तुल्यता संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, सम्मित संबंध होता है और संक्रामक संबंध होता है। अब ये संबंध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है द्विआधारी संबंध आपको समझ में आ गया, बाइनरी रिलेशन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज मैंने जितनी भी बातें समझाई हुई, मेरी कोशिश रही कि आपको एकदम बेहतर समझ में आए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो मुझे बताएं। धन्यवाद।